नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या आप औपनिवेशिक मानसिकता के शिकार हैं? अगर शिकार हैं तो इस मानसिकता की पहचान कर पाते हैं? क्या संभव भी है? प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि सभी को शपथ लेनी चाहिए। पूरे देश से एक आह्वान करना चाहता हूं। अगले 10 साल में हमें संकल्प लेकर चलना है कि मैकाले ने भारत को जिस गुलामी की मानसिकता से भर दिया है, उस सोच से मुक्ति पाकर के रहेंगे कि 10 साल में इस मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। 2035 में औपनिवेशिक मानसिकता की बुनियाद रखने वाली मैकॉले की नीति के 100 साल हो रहे हैं। इस मानसिकता से मुक्ति के विचार को प्रधानमंत्री 10 साल का टाइम फ्रेम दे रहे हैं। 10 साल के टाइम फ्रेम में लेकर मुक्ति की बात करना समय की बर्बादी है। फिर भी अगर प्रधानमंत्री मोदी इस बात को 2022 से ही दोहराए जा रहे हैं तो गंभीरता से लेनी चाहिए। क्या कोई भी समाज शपथ लेकर औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त हो सकता है? 2035 में पता चलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस सभा में यह बात कही उसका आकार छोटा था। एक हॉल में कितने ही लोग हो सकते हैं? 200-500। जिन लोगों ने इस बात पर तालियां बजाईं, प्रधानमंत्री को उन्हें ही अपना सैंपल बना लेना चाहिए। सबसे पहले उन्हीं को औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति का कोर्स उपलब्ध कराना चाहिए और डाइटिंग प्लान की तरह नजर रखनी चाहिए कि ये लोग औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त हो रहे हैं या नहीं, अपनी आदतों को बदल रहे हैं या नहीं। इनके जीवन में मौजूद औपनिवेशिक मानसिकता के तत्वों की पहचान की जानी चाहिए और अगले साल जब इंडियन एक्सप्रेस रामनाथ गोयनका पुरस्कार का आयोजन करे तो उसमें प्रधानमंत्री मोदी को ही बुलाए और प्रधानमंत्री मोदी अपने इस सैंपल को देश के सामने रखें। बताएं कि जो लोग 2025 में इस हॉल में थे, 2026 में भी लाए गए हैं, इनके भीतर से औपनिवेशिक मानसिकता कैसे कैसे खत्म हुई है और 2035 तक पूरी तरह से जब ये औपनिवेशिक मानसिकता से आजाद हो जाएंगे तब किस तरह दिखेंगे, उसका सैंपल प्रधानमंत्री अगले साल दिखा सकते हैं। बता सकते हैं 2025 में ये लोग क्या खाते थे, अब क्या खाते हैं, क्या पहनते थे, अब क्या पहनते हैं, वगैरह वगैरह, एटसेट्रा एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। इनके हाव भाव में गुलामी की मानसिकता कम हुई है या नहीं, सारा देश देखेगा। मेरा अपना मानना है कि औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति के इस प्रोजेक्ट में प्रधानमंत्री मोदी को इन लोगों से ज्यादा बेहतर कोई और सहयोग नहीं करेगा। ये भी स्वेच्छा से इस प्रोजेक्ट में खुशी खुशी शामिल हो ही जाएंगे, वरना ईडी का एक फोटो इन्हें दिखाया जा सकता है। हम लोग भी इनमें आ रहे बदलावों को देखकर तय कर सकेंगे कि अच्छा, ये औपनिवेशिक मानसिकता होती है और इससे मुक्ति के बाद लोग ऐसे नजर आते हैं। अगर इस सैंपल पर काम किया जाए तो दुनिया में यह अनोखा प्रयोग हो सकता है, नोबेल भी मिल सकता है। 15 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से पंच प्रण की बात की थी। हमें उन पंच प्राण को लेकर के 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, आजादी के दीवानों के सारे सपने पूरे करने का जिम्मा उठा करके चलना होगा। औपनिवेशिक सोच से मुक्ति को दूसरे नंबर पर जगह मिली। उस समय उन्होंने कोई समय सीमा तय नहीं की, मगर 3 साल गुजर गए तो अब उन्हें डेडलाइन एंड टाइमलाइन का ख्याल आया है कि 2035 तक औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति की शपथ लेनी चाहिए। फेयर एनफ। लेकिन उन्हें बताना चाहिए कि इस 3 साल में 2022 से लेकर 2025 के बीच औपनिवेशिक सोच से कितनी मुक्ति मिली, इसका कोई पावर पॉइंट चार्ट तैयार हुआ है कि क्या क्या होने पर लोगों को लगे कि उनके भीतर औपनिवेशिक मानसिकता है। लाल किले से उन्होंने जो भाषण दिया उससे कुछ कुछ पता तो चलता है कि औपनिवेशिक मानसिकता के लक्षण क्या हैं। पूरा तो नहीं, लेकिन एक ब्रॉड आउटलाइन का पता चलता है
कि उनके लिए औपनिवेशिक मानसिकता का मतलब क्या है। दूसरी बात मैंने कही है, उस प्राण शक्ति की मैंने चर्चा की है कि गुलामी की मानसिकता। देश की सोचिए भाइयों, कब तक दुनिया हमें सर्टिफिकेट बांटती रहेगी? कब तक दुनिया के सर्टिफिकेट पर हम गुजारा करेंगे? क्या हम अपने मानक नहीं बनाएंगे? क्या 130 करोड़ का देश अपने मानकों को पार करने के लिए पुरुषार्थ नहीं कर सकता है? हमें किसी भी हालत में औरों के जैसा दिखने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। हम जैसे हैं वैसे, लेकिन सामर्थ्य के साथ खड़े होंगे, ये हमारा मिजाज होना चाहिए। हमें गुलामी से मुक्ति चाहिए। हमारे मन के भीतर दूर दूर 7 समंदर के नीचे भी गुलामी का तत्व नहीं बच रहना चाहिए। और मैं आशा देखता हूं, जिस प्रकार से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है, जिस मंथन के साथ बनी है, कोटि कोटि लोगों के विचार प्रवाह को संकलित करते हुए बनी है, और भारत की धरती की जमीन से जुड़ी हुई शिक्षा नीति बनी है। रसखस हमारी धरती के मिले हैं। हमने जो कौशल्य पर बल दिया है, ये एक ऐसा सामर्थ्य है जो हमें गुलामी से मुक्ति की ताकत देगा। परंपरा और संस्कार के नाम पर धुंधली सी बातें की जा रही हैं। माता पिता का सम्मान, संस्कार, इन सब के बहाने आप औपनिवेशिक मानसिकता की मुक्ति का ढोल नहीं पीट सकते। पश्चिम में भी परिवार के प्रति बहुत समर्पण है। वहां चुनाव के समय नेता अपने पारिवारिक मूल्यों का प्रदर्शन करते हैं। जनता इस पर भी जज करती है कि कोई नेता कितना पारिवारिक है, कितना समय देता है। यह भी उसके मूल्यांकन का आधार होता है। और पश्चिम के सामाजिक जीवन को लेकर भारत में भ्रम फैला दिया गया है कि वहां परिवार नाम की कोई संस्था नहीं। बिल्कुल है, और किसी मायने में किसी और समाज से कम नहीं है। यही नहीं, पूरे देश को बताना चाहिए कि औपनिवेशिक मानसिकता का शिकार कौन कौन है। कुलीनों की वह सभा जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भाषण दे रहे थे, या वह भीड़ जो छठ के समय ट्रेनों में लदाकर सफर करती है। जिस समाज तक राज्य का कुछ भी नहीं पहुंचा, ना उसकी अच्छी शिक्षा पहुंची है, ना सुविधाएं, क्या वह हिस्सा भी औपनिवेशिक मानसिकता का शिकार है? पटना में गंगा के तट पर पुलिस की भर्ती के लिए तैयारी कर रही इन लड़कियों तक क्या औपनिवेशिक मानसिकता पहुंच गई है, या भर्ती हो जाने के बाद पहुंचेगी? जब ये सिपाही बन जाएंगी, जिन लड़कियों की भर्ती नहीं होगी, वो तो इस मानसिकता से बच भी सकती हैं। पुलिस का मॉडल क्या है? क्या वह औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त है? क्या उसका कोई भारतीय मॉडल है? क्या कहीं पर कोई ऐसा मॉडल मिला है जिसमें ईमानदारी, करुणा, निर्भीकता और गलत पाए जाने पर प्रधानमंत्री के खिलाफ एफआईआर करने का नैतिक बल भी हो? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, चुनाव आयुक्त ऐसा होना चाहिए जो प्रधानमंत्री की भी जांच कर सके। क्या ऐसा चुनाव आयुक्त आपको नजर आता है? इस बात पर आप यकीन कर भी पाएंगे? क्या सत्ता का मॉडल जिसमें प्रधानमंत्री से भयभीत हुआ जाता है, उनके आगे नतमस्तक हुआ जाता है, न्याय से लेकर तमाम व्यवस्थाएं झुकी नजर आएं, ऐसे किसी मॉडल में आप भारतीय या औपनिवेशिक मॉडल में फर्क कर सकते हैं? मैकॉले ने कहा था कि ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली का मकसद है अपनी सरकार के लिए समर्थन जुटाना, पढ़े लिखे भारतीयों का ऐसा वर्ग तैयार करना जो उसकी नौकरशाही में काम कर सके, सरकार के प्रति निष्ठावान हो और बदले में सरकार प्रतिष्ठा और सुविधा प्रदान करे ताकि सरकार को स्थिरता मिले, ब्रिटिश हुकूमत का कहीं कोई विरोध ना हो। लेकिन क्या ऐसा ही हुआ? ऐसा नहीं हुआ, उल्टा हो गया। उन्हीं नौकरियों को छोड़कर लोग भारत की आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े। उनमें आत्मविश्वास आ गया कि वे भी इस व्यवस्था को चला सकते हैं। गांधी का जो आंदोलन था वो हर तरह की औपनिवेशिक सोच के खिलाफ आंदोलन था।
लोग धरना प्रदर्शन करने लगे। आज अगर कोई धरना प्रदर्शन करने निकलता है तो पुलिस घेर लेती है। दिल्ली में हवा में जहर है, इसके खिलाफ लोग निकले तो उन्हें घेर लिया गया, उन्हें हिरासत में ले लिया गया। किसान आंदोलन के साथ क्या हुआ, उसके आगे कटीली तारें बिछा दी गई। सोनम वांगचुक ने प्रदर्शन किया तो जेल में डाल दिया गया, 50 दिनों से अधिक समय से जेल में है। अंग्रेजों के समय प्रदर्शन को सरकार विरोधी कहा जाता था, आज भी वही कहा जाता है। तो क्या मानसिकता बदल गई? क्या प्रधानमंत्री मोदी गोदी मीडिया की मानसिकता बदल सकते हैं? जी हुजूरी की जो मानसिकता है, जिसकी पहचान औपनिवेशिक सत्ता से की जाती है, क्या उसमें बदलाव ला सकते हैं? 10, 20, 25 चैनलों की बात है, वहीं प्रयोग कर ले। जब औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति हो जाएगी तब मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ जब किसान प्रदर्शन करेंगे तो क्या उन्हें भारतीय मानकर मंत्री माला पहनाने जाएंगे? अंग्रेजों के समय के बनाए कानून को हटा देना औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति का एक उदाहरण हो सकता है, लेकिन उसकी जगह धाराओं के नंबर बदलकर, सेक्शन के नंबर बदलकर जस का तस कानून रख देना कहीं से भारतीय सोच का प्रतीक नहीं। कहा तो यही गया कि आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता गुलामी की मानसिकता से मुक्ति का आह्वान है, लेकिन क्या वाकई में ऐसा हुआ या केवल भारतीय नाम रख दिया गया? आजादी के 77 साल बाद आपराधिक न्याय प्रणाली, हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पूर्णतया स्वदेशी हो रही है और भारतीय इथोस के आधार पर ये चलेगी। क्या भारतीय न्याय संहिता औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति का एक ब्लूप्रिंट है? उसमें कितनी मुक्ति है? कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं। उन्होंने इसी पर एक शो किया, दिल से। उनका यूट्यूब चैनल है और इस कार्यक्रम में अच्छी बातचीत होती है। इसमें सिब्बल ने इसी पर बहस की कि जो भारतीय न्याय संहिता लाई गई है उसमें भारतीय कितना है, वो औपनिवेशिक सोच से कितना मुक्त है। इस शो का नाम दिलचस्प है, टाइटल मरणोपरांत मैकॉले को श्रद्धांजलि, पोस्थुमस ट्रिब्यूट टू लॉर्ड मैकॉले। मतलब मैकॉले के काम को ही दोहराकर उसे श्रद्धांजलि दी जा रही है। इस बातचीत में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मदन लोकुर ने कहा कि सिर्फ भारतीय कह देने से भारतीय नहीं हो जाता। क्या आप बायोडाइवर्सिटी एक्ट को भारतीय कह रहे हैं? क्या इसे भारतीय बायोडाइवर्सिटी एक्ट कहेंगे? सिर्फ आईपीसी की जगह जो संहिताएं आई हैं उसे ही भारतीय क्यों कह रहे हैं? बाकी कानून भी तो भारतीय हैं। क्या भारतीय फाइनेंस एक्ट कहेंगे? कपिल सिब्बल के इस शो से यह बात निकल कर आई कि भारतीय न्याय संहिता में 90 से 95% कानून जस के तस हैं, आईपीसी के ही हैं। सिर्फ 5 से 7% में बदलाव किए गए हैं और इनमें भी काफी विवाद है। ऐसे 2 बड़े प्रस्ताव हैं जिनमें औपनिवेशिक मानसिकता की छाप दिखाई देती है। पहला है सेडिशन, राजद्रोह। जैसे ही राज्य को लगे कि आप उसकी सुरक्षा या अखंडता के खिलाफ बोल रहे हैं, आपको जेल में डाला जा सकता है। दूसरा है शक के आधार पर किसी को 15 दिन तक पुलिस हिरासत में रखना। सिब्बल का कहना है कि दुनिया में कहीं भी ऐसा प्रावधान नहीं जहां आप शक के आधार पर किसी को पुलिस की हिरासत में रख सकते हैं। अगर आपके पास जांच का अधिकार है तो आप जांच कीजिए, अगर सबूत मिलते हैं तो सुनवाई कीजिए, सजा दीजिए, लेकिन पुलिस हिरासत का क्या मतलब है? ये ब्रिटिश सरकार किया करती थी और इस नियम को लागू रखना औपनिवेशिक गुलामी का ही प्रतीक है। These are all very serious issues. These are issues which If I will may, need if I may consideration. read the provision, the new provision in the BNS to on sedition, this is what it says. It doesn't call it sedition, but this is what it is. It says it penalizes the following: exciting or attempting to excite secession, armed rebellion, or subversive activities. Right? Encouraging feelings of separatist activities or endangering the sovereignty or unity and integrity of India. Unity and integrity. These offences involve exchange of words or signs, electronic communication, or use of financial means. So now you know you have a protest march
you have a Bandh, you have some form of violence, it will be subversive, it will affect the unity of India. There are some speeches made which are incendiary, and you will be put in for life. For life. This is the definition of sedition. This is wider than 124A. Wider than 124A. अगर प्रधानमंत्री की बात से किसी भी स्तर पर यह भ्रम फैल रहा है कि भारत को आजादी तो मिली, औपनिवेशिक मानसिकता से नहीं मिली, यह बात सरासर गलत है। आजादी की लड़ाई की पृष्ठभूमि तैयार ही हुई उस जमीन पर जो औपनिवेशिक शासन और मानसिकता के विरोध से बनी थी। लोगों ने विदेशों में बने कपड़े जला दिए और खादी पहनना शुरू कर दिया। औपनिवेशिक सरकार का विरोध उसकी सोच का भी विरोध था। अगर सोच का विरोध नहीं होता तो अंग्रेजों से लड़ने वाले लाखों भारतीय नहीं होते। जेल अंग्रेजों ने बनाई। लोग जेल जाकर केवल उनकी सरकार का भय नहीं तोड़ रहे थे, बल्कि औपनिवेशिक मानसिकता का भी विरोध कर रहे थे। तो यह विरोध होता रहा है और आज भी जारी रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन गांधी के आंदोलन में इसकी पहचान बहुत ठीक से कर ली गई थी। औपनिवेशिक मानसिकता को गुलामी की मानसिकता भी कहा जाता है और यह दोनों ही टर्म गांधी के आंदोलन के समय से वजूद में हैं। मैकॉले ने जिस शिक्षा नीति की बुनियाद रखी, उससे भारत में वह वर्ग तैयार हुआ जो अंग्रेजी हुकूमत का विरोध उसी की भाषा में करने लगा। यह भी हुआ, अंग्रेजी केवल गुलामी की भाषा नहीं थी। बहुत से लोगों ने अंग्रेजी को औपनिवेशिक सत्ता के विरोध का हथियार भी बनाया। क्या आज अंग्रेजी गुलामी की मानसिकता की भाषा कही जा सकती है? इसका भारतीयकरण हो चुका है, इसे स्वीकार कर लीजिए। अंग्रेजी में पंचतंत्र तो जमाने से पढ़ा जा रहा है, तो क्या उसे हम औपनिवेशिक मानसिकता मान लेंगे या भारतीय तभी मानेंगे जब आप पंचतंत्र हिंदी में ही पढ़ेंगे? उस अंग्रेजी के कारण 1947 से पहले भी और आज तक अलग अलग विषय के लोगों को दुनिया के ज्ञान भंडार तक पहुंचने का अवसर भी तो मिला। उसके कारण भारतीयों ने विज्ञान से लेकर दर्शन के क्षेत्र में नए नए योगदान भी किए। 47 से पहले अंग्रेजी का विरोध और 25 में अंग्रेजी का विरोध दोनों एक नहीं हो सकता। आज का विरोध औपनिवेशिक मानसिकता से विरोध नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो प्रधानमंत्री शपथ की बात क्यों करते हैं? 2035 की बात क्यों करते हैं? एक आदेश जारी कर दें, एक कानून बनवा दें कि किसी भी पब्लिक स्कूल में आज से अंग्रेजी में पढ़ाई नहीं होगी। देख ले कि उनके ही समर्थक इसे स्वीकार करते हैं या नहीं। खैर, यह भी एक लंबा और जटिल विषय है भाषा का, जिसे हम यहां छोड़ना चाहेंगे। औपनिवेशिक मानसिकता के संदर्भ में भाषा को लेकर लंबी बातचीत हो सकती है और इसे आप केवल अंग्रेजी बनाम हिंदी के फ्रेम में ही मत समेटिए। देखना पड़ेगा कि हिंदी का स्वभाव सत्ता की अंग्रेजी से कितना अलग है, भिन्न है, डिफरेंट है और कितना भारतीय है। या फिर अंग्रेजी को कुर्सी से हटाकर उस कुर्सी पर बैठ जाने का जुगाड़ भर है यह अभियान। इसलिए जरूरी है कि प्रधानमंत्री विस्तार से बताएं कि औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति के लक्षण क्या होने चाहिए। हम आज भी बाहरी विचारों के प्रभाव में हैं, खान पान से लेकर पहनावे, टेक्नोलॉजी तक के असर में हैं। क्या इनसे मुक्ति मिल सकती है? ABCD हटाकर क ख ग घ पढ़ने से औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति नहीं मिलती है। कई सारे हिंदी के विद्वान भी आपको औपनिवेशिक मानसिकता के शिकार मिलेंगे। बोलेंगे हिंदी, लेकिन सोच और हरकतें सामंती होंगी। उसका क्या करेंगे? पता चला हिंदी के नाम पर वही गुलामी की मानसिकता से मुक्ति की शपथ भी ले रहा है, जबकि उसके भीतर औपनिवेशिक से पहले की सामंती सोच भी कुंडली मारकर बैठी है। उससे मुक्ति का अभियान क्यों नहीं? सामंती सोच से मुक्ति की बात कोई नहीं करता। क्या वह गुलाम बनाने की सोच नहीं है जो आज भी जारी है? कोई भी नागरिक को लोकतांत्रिक बनाने की बात नहीं करता। कोई भी संस्थाओं को लोकतांत्रिक बनाने की बात नहीं करता। लेकिन इन सब बातों की जगह नागरिक को भ्रम दिया जा रहा है कि आपको अलग तरीके से गढ़ा जाएगा। अभी आप भारतीय पूरी तरह से बने नहीं हैं। औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति जरूरी है। यह सब भ्रम है कि आप हिंदी बोल रहे हैं तो भारतीय मानसिकता से ओत प्रोत हैं।
गुलामी की मानसिकता से मुक्त हैं। भारतीय महाकाव्यों को बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला एक प्रोफेसर भी छात्रों को गुलाम समझता है, उनकी बात काट देने पर फेल कर देगा, कक्षा से बाहर कर सकता है और नौकरी के समय राजनीति कर उसे बेरोजगार कर सकता है। जबकि पश्चिम की यूनिवर्सिटी में हो सकता है इस तरह की हरकतें ना हो। वहां अंग्रेजी बोलने वाले प्रोफेसरों की कक्षा में जिस तरह का लोकतांत्रिक व्यवहार होता है, यहां हिंदी बोलने वाले प्रोफेसर की कक्षा में शायद ना हो, संस्कृत बोलने वाले प्रोफेसर की कक्षा में शायद ना हो। तो इन सब बातों को भी देखना है कि लोकतांत्रिकता और नागरिकता पर कितना जोर दिया जा रहा है। गर्व करने के नाम पर जो राजनीति होती है वो अलग अलग देशों में चल रही है, मगर उसका टोन स्वभाव एक ही जैसा। कहीं भी आज तक पुराना दौर, पुराना जमाना लौटा नहीं। पुराना फैशन लौट आता है, कभी कभी बेल बॉटम पहन लेने से आ जाता है, मगर आप उस युग में नहीं आ जाते जब यूट्यूब नहीं होता है और यूट्यूब विस्थापित नहीं होता है या सोशल मीडिया विस्थापित नहीं होता है। अगर समस्या यह है कि भारतीय दर्शन और ज्ञान में गर्व होना चाहिए, तो जो लोग इसके विद्यार्थी हैं वो गर्व करते हैं, तभी तो शोध करते हैं। शोध करने की पहली शर्त है कि आप उसमें विश्वास करते हैं। यह भी झूठ फैलाया जाता है कि कोई गर्व नहीं करता, वरना भारतीय परंपराएं यहां तक चलकर नहीं आती। उन्हें कोई पार्टी लेकर नहीं आई, वो लोगों के जरिए चलकर आई हैं, क्योंकि लोगों का उनमें विश्वास रहा, लोग अध्ययन करते रहे, वाद विवाद करते रहे। इन सब का आलोचनात्मक अध्ययन करना उस ज्ञान परंपरा का कहीं से अपमान नहीं। अगर आप अपमान और सम्मान का भूत खड़ा कर उस ज्ञान को जस का तस रहने देंगे, तब वह जड़ हो जाएगा। जबकि भारतीय परंपरा के भीतर उस ज्ञान परंपरा की ही सघन आलोचना है। आज कोई वैसी आलोचना कर दे, दोहरा दे, तो आस्था के नाम पर उसके खिलाफ लोग लाठी लेकर दौड़ जाएंगे और पुलिस से लेकर कोर्ट से कहीं से मदद नहीं मिलेगी। इसीलिए गर्व की इस राजनीति में नया कुछ नहीं। यह भी अपने आप में पश्चिम की नकल है, किसी देश से यात्रा करते हुए यहां आ गई है। हो सकता है कि सार्वभौमिक हो गर्व की राजनीति, मगर गर्व का डिपार्टमेंटल स्टोर किस देश में पहले खुला, इसका अब कोई मतलब रहा नहीं। आज हर पार्टी, हर नेता, हर कार्यकर्ता गर्व की डेली होम डिलीवरी में लगा हुआ है, दिन रात व्हाट्सएप में गर्व ठेलता रहता है। इससे गर्व की स्थापना नहीं हो जाती, ना वापसी। हमें यह भी देखना होगा कि इस गर्व की राजनीति से क्या वही काम हो रहा है जो मैकॉले ने किया, लोगों की सोच को बंद करने का, उन्हें एक तरफा सोचने के लिए धकेलने का काम। ज्ञान का कोई भूगोल होता नहीं, इसके भीतर लेन देन से ही विकास होता है। और अभी हाल में हिंदी पर आजीवन काम करने वाली प्रोफेसर फ्रांचेस्का ओर्सिनी को एयरपोर्ट से लौटाया गया। कई लोगों ने कहा हमें अपनी सभ्यता का अध्ययन करने के लिए विदेशी प्रोफेसर की आवश्यकता नहीं। क्या इस तरह से औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति होगी? तो क्या भारत के बारे में केवल भारत ही बात करेगा, भारतीय ही बात करे? तब फिर जो लोग भारतीय हैं, दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर शोध कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनका भी वीजा कैंसिल कीजिए कि आप भारत के हैं तो केवल भारत पर ही शोध कीजिए। जापान पर क्यों कर रहे हैं, इटली पर क्यों कर रहे हैं, अमेरिका पर क्यों कर रहे हैं? और वही शोध कीजिए जो बीजेपी ने तैयार कर रखा है। उस लाइन से अलग आप बोल नहीं सकते। जब तक आलोचना नहीं होगी, जब तक वाद विवाद नहीं होगा, उसमें अलग अलग क्षेत्र और भाषा के लोग नहीं आएंगे, देशों के लोग नहीं आएंगे, उसका विकास और विस्तार कैसे हो जाएगा? गुजरात और मध्य प्रदेश दो ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी 20 साल से अधिक समय से सत्ता में है। क्या यहां एक यूनिवर्सिटी बन सकी जो औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त हो, जहां भारतीयता का अध्ययन करने के लिए आप अपने बच्चों का ऑक्सफोर्ड से नाम कटाकर भेज सकें, जो भारतीयता का कोई बड़ा मॉडल हो? 20 साल कम नहीं होते। 20 साल में इसका ध्यान आया। भोपाल में एक हिंदी यूनिवर्सिटी बनी, उसका हाल देखिए। गुजरात में ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी बन गई जो भारतीयता की प्रतीक हो, औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त हो? कौन सी यूनिवर्सिटी? क्यों बीजेपी के मंत्रियों और नेताओं के बच्चे विदेश पढ़ने जाते हैं? क्या वहां पर उन्होंने औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति पाली, इसके लिए गए थे? खुद बीजेपी के समर्थ लोगों का यकीन यहां की शिक्षा प्रणाली में नहीं है, यहां की यूनिवर्सिटी में नहीं है।
उनके भीतर जरूरत है सबसे पहले भारतीयता और भारत की प्राचीन शिक्षा प्रणाली के प्रति आकर्षण पैदा करने की। बहुत छोटा सा सैंपल यह भी है, प्रधानमंत्री यह भी प्रयोग करके दिखा सकते हैं कि बीजेपी से जुड़े सभी नेताओं ने अपने बच्चों का नाम कटाकर ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, येल से अब भारत में बुला लिया है और वो सब जौनपुर से लेकर मुजफ्फरपुर में पढ़ रहे हैं। 2020 में नई शिक्षा नीति लागू हुई। क्या आप दावे के साथ कह सकते हैं कि इसके भीतर जो भी संकल्पना है वो पूरी तरह से भारतीय ही है? कोर्स को लेकर जो क्रेडिट सिस्टम है, डिग्री सिस्टम है, क्या वह भी भारतीय है? यूनिवर्सिटी की अपनी अवधारणा क्या भारतीय है? इस पर भी जमकर बहस होनी चाहिए। देवादित्य भट्टाचार्य की किताब द इंडियन यूनिवर्सिटी में इस बात की पड़ताल की गई है, आप जरूर पढ़िए। नई शिक्षा नीति के पेज 5 और 6 पर लिखा है कि प्राचीन और सनातन भारतीय ज्ञान और विचार की समृद्ध परंपरा के आलोक में यह नीति तैयार की गई है। ज्ञान, प्रज्ञा और सत्य की खोज को भारतीय विचार परंपरा और दर्शन में सदा सर्वोच्च मानवीय लक्ष्य माना जाता था। प्राचीन भारत में शिक्षा का लक्ष्य सांसारिक जीवन अथवा स्कूल के बाद के जीवन की तैयारी के रूप में ज्ञान अर्जन नहीं, बल्कि पूर्ण आत्मज्ञान, मुक्ति के रूप में माना गया था। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला और वल्लभी जैसे प्राचीन भारत के विश्व स्तरीय संस्थानों ने अध्ययन के विविध क्षेत्रों में शिक्षण और शोध के ऊंचे प्रतिमान स्थापित किए और विभिन्न पृष्ठभूमि और देशों से आने वाले विद्यार्थियों और विद्वानों को लाभान्वित किया। यह सब शिक्षा नीति में लिखा है, जिसे मैं पढ़कर बता रहा हूं। नई शिक्षा नीति बात तो भारतीयता की करती है, लेकिन उसमें कितनी भारतीयता है इस पर बहस कीजिए। नई शिक्षा नीति के पेज नंबर 58 पर लिखा मिला कि एक समग्र और बहुविषयक शिक्षा जो कि भारत के इतिहास में सुंदर ढंग से वर्णित की गई है, वास्तव में आज के स्कूलों की जरूरत है, ताकि हम 21वीं शताब्दी और चौथी औद्योगिक क्रांति का नेतृत्व कर सकें। जो लिखा है वही पढ़ रहा हूं। चौथी औद्योगिक क्रांति की अवधारणा कहां से आई? विश्व आर्थिक फोरम की यह भाषा है। क्या हम WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक फोरम को औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त मान सकते हैं? जो कॉरपोरेट ढांचा है दुनिया में, उसी की जरूरतों के अनुसार विश्व आर्थिक फोरम बात कर रहा है कि शिक्षा प्रणाली कैसी होनी चाहिए। उसके हिसाब से भारत की शिक्षा कैसे हो सकती है? क्या उसकी जरूरतों को आप इतिहास में मौजूद खूबियों से पूरा कर सकते हैं? तो कुल मिलाकर बात करने में यह सब अच्छा तो लगता है कि गर्व करना चाहिए अपनी संस्कृति और इतिहास परंपरा में, लोग करते भी हैं, लेकिन इसके नाम पर जो राजनीति हो रही है उसे भी समझिए। आप वैदिक काल की भाषा और पश्चिम की भाषा दोनों नहीं बोल सकते और दोनों एक साथ नहीं साध सकते। उस समय की शिक्षा प्रणाली को आप नहीं लौटा सकते। लौटा सकते तो दिखा दीजिए, एक मॉडल ही बनाकर दिखा दीजिए। पिछले 20 साल से जहां भी आपकी सरकारें रही हैं बीजेपी की, वहां पर ऐसा कोई मॉडल बना नहीं। बातें होती रही जरूर। 2017 में प्रधानमंत्री मोदी ने इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस की तहत 10 प्राइवेट और सरकारी यूनिवर्सिटी को शामिल किया, इसकी बात की। इस कॉन्सेप्ट में कितना भारतीय है? यह कितनी औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त है? बताइए। 9 साल हो गए, उसके भी क्या हाल है उसका? कितनी भारतीयता विकसित हुई किसी को पता भी है? नई शिक्षा नीति में कहा गया कि स्वायत्तता, ऑटोनॉमी और मान्यता, एक्रीडिशन का एक ग्रेडेड सिस्टम होगा। इसके तहत भारत के सभी उच्च शिक्षा संस्थानों का लक्ष्य होना चाहिए कि वे 15 साल में स्वतंत्र और स्वशासित बनने का प्रयास करेंगे। इसमें बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की बात की गई है, जो किसी भी बाहरी दबाव से संस्थान को आजाद रखेगा। हो सकता है आज जो यूनिवर्सिटी है, क्या उसमें स्वायत्तता है? 11 साल में भारत की तमाम यूनिवर्सिटी की स्वायत्तता नाम की रह गई। उसमें बोलने की कितनी स्वतंत्रता है आप सब जानते हैं।
जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं उसमें ही कोई प्रोफेसर ऐसी बात कह दे जिससे सरकार को दिक्कत हो जाए, पसंद ना आए, इस तरह की रिसर्च सामने ले आए तो उसे हटा दिया जाता है। आज प्राइवेट यूनिवर्सिटी सारी खूबियों के बाद भी डरपोक नजर आती हैं, डरी सहमी सी। क्या यह भारतीयता का कोई नया मॉडल है, डरने का नया मॉडल है, या यह औपनिवेशिक मानसिकता का ही भारतीय मॉडल है, या बीजेपी मॉडल है? इसलिए यूनिवर्सिटी के स्तर पर भी कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है। मूल बात है कि औपनिवेशिक सोच, गुलामी की सोच की बात कर बीजेपी और संघ परिवार राजनीति की अपनी ही कालीन बिछाना चाहते हैं, बिछा भी रहे हैं, बिछा चुके हैं। यह कालीन भी वही है जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के आगे बिछाई जाती है। यह भी सत्ता की कोई नई भाषा नहीं, कोई नई कालीन नहीं, बल्कि उसी का दोहराव है जो पहले से चली आ रही है, जो पहले से बिछाई जा रही है। इस वक्त यह भ्रम पैदा किया जा रहा है कि भारत के लोग औपनिवेशिक सोच के असर में अपनी निष्ठा कहीं और टिकाते हैं, उनमें भारतीयता नहीं है। कितनी गलत बात है। और अब उन्हें मुक्ति के नाम पर अपनी निष्ठा वहां टिकानी होगी जहां संघ और बीजेपी की तरफ से बताया जाएगा, जहां ये लोग उंगली रखेंगे। तो जो भी बदल रहा है बस इतना ही बदल रहा है। औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति नहीं मिल रही है, वो मिलेगी भी नहीं अगर उस मानसिकता का संबंध डराने, डरपोक बनाने, गुलामों की तरह व्यवहार करने से है। अगर उस मानसिकता का संबंध एक तरह के राजनीतिक विचार से है, उसी के प्रचार प्रसार से है, उसी को अभिव्यक्त करने की आज़ादी से है, तो उस मानसिकता से मुक्ति नहीं मिल रही है। बस उसका नाम बदलना चाहते हैं, शायद औपनिवेशिक मानसिकता के बजाय बीजेपी मानसिकता का अंगीकार कहना चाहते होंगे। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।